Hey guys, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel SK NCERT क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे जो सेकेंड टर्म एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखें तथा उसे परिभाषित करें। आंसर होगा शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है जिसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। शक्ति की परिभाषा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आंसर होगा इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे हम लोग Hz से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम लोग जो कि 1 मोल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, केनाल किरणें क्या है? व्हाट इज केनाल रेज? आंसर होगा एनोड से उत्पन्न होने वाली धनावेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है, जिसकी खोज गोल्डस्टीन के द्वारा सन 1886 ईस्वी में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 2 संक्रामक रोगों का नाम लिखें। यानी ऐसे 2 रोगों का नाम लिखें या बताएं जो कि ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। तो ऐसे किन 2 रोगों का नाम बताना है। ओके, तो आंसर होगा पहला एड्स, दूसरा चेचक। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? आंसर वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। आंसर है किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा पिंड के वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित कीजिए। अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम के कणों में उत्पन्न करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु में उत्पन्न तरंग, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग आदि। अनुप्रस्थ तरंग जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे रस्सी से उत्पन्न तरंग प्रकाश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 10 मोल में क्वेश्चन नंबर 10 मोल में बदलें। ए नंबर है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है। ओके, तो देखिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, तो पहले दिया गया द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का दिया गया द्रव्यमान है 12 ग्राम, फिर ऑक्सीजन का यानी O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है एक अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। तो यहाँ पे है दो मॉलिक्यूल है तो 16 × 2 = 32 ग्राम। ओके,
तो मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम बट्टे मोलर द्रव्यमान जो ऑक्सीजन का है वो निकला है 32 ग्राम। तो इसको कटाएंगे 4 तिया 12 4 8 32 यानी 3/8। 3/8 इसको अगर हम लोग अगर दशमलव में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा 0.375 समथिंग 0.375 समथिंग। ओके चलिए यहाँ नहीं दिख रहा हम लोग यहाँ लिखते हैं 0.375। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मोल में चेंज करना है। ठीक है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पहले हम लोग देखते हैं दिया गया द्रव्यमान है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का दिया गया द्रव्यमान 22 ग्राम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO2। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 मोलिक्यूल है तो 16 गुना 2 12 प्लस 32 बराबर 44 ग्राम। तो मोलों की संख्या बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 22 ग्राम और नीचे मोलर द्रव्यमान कितना निकला 44। तो 22 दूनी 44 यानी कि 1/2। इसको दशमलव में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा आंसर। ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। यानी कि 10 मोल H2O का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान बराबर होता है मोलों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोलों की संख्या कितना है 10। तो जल का मोलर द्रव्यमान यानी H2O का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 गुना 1 ऑक्सीजन का प्लस 16 बराबर 18। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोलों की संख्या गुना मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या कितना है 10 गुना मोलर द्रव्यमान 18 बराबर 180 ग्राम। दैट्स आंसर। ओके चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 उदाहरण के साथ परिभाषित करें संयोजकता। बी में है संभारिक। पहला देखते हैं संयोजकता यानी वैलेंसी। किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम की संयोजकता Na इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 11। इसका पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कितना हो जाएगा 2 8 1। तो ये लास्ट ऑर्बिट का जो होता है यही संयोजकता कहलाती है। यानी क्या हो गया इसका सोडियम का संयोजकता 1। वे तत्व संभारिक वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है संभारिक कहलाता है। ओके चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। टीकाकरण क्यों आवश्यक है। आंसर होगा शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा हम अपने शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं तथा उनके प्रवेश को रोक सकते हैं जिससे शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। आंसर होगा वह क्रिया जिसके द्वारा तत्व नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त कराकर पेड़ पौधों द्वारा उपयोग किए जाने योग्य यौगिकों का उत्पादन किया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ओके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यांत्रिक ऊर्जा क्या है इसके 2 प्रकार क्या है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। आंसर होगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1 गतिज ऊर्जा अंडरलाइन करके लिखेंगे उसके बारे में एक लाइन। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। पॉइंट नंबर 2
स्थितिज ऊर्जा, इसे भी अंडरलाइन करेंगे और इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे। वस्तु में स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल था कि 15 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। द्रव्यमान है 15 kg और वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। हाफ यानी 1/2 इंटू एम का मान है 15 इंटू v² यानी कि v है 4, तो 4 इंटू 4 से हम लोग काटेंगे, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 चौके 120 जूल आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रास क्या है, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है वो क्या है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। आंसर है सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता प्रास 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है, यानी 20 Hz यानी हर्ट्ज 20 Hz टू 20,000 Hz तक होता है। ओके, इसी में एक क्वेश्चन है कि 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा। तो आवृत्ति कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज आवृत्ति दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, और समय कितना है 1 मिनट। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो कंपनों की संख्या बराबर होता है आवृत्ति गुना समय। तो आवृत्ति कितना है 100 गुना समय कितना है 60 सेकेंड, तो इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 6000 आंसर। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संक्रमण के कारक एवं उससे बचाव के उपायों को लिखें। आंसर, संक्रमण फैलने के निम्नलिखित कारक हैं। पॉइंट नंबर 1, वायु द्वारा। छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जल द्वारा, इसे भी 2 लाइन लिखेंगे। प्रदूषित एवं संक्रमित जल पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है लैंगिक संपर्क। कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने पर फैलती है, यानी ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन यानी एक मानव से दूसरे मानव में जो फैलने वाली बीमारी है, इसको बोलते हैं हम लोग संक्रमण। संक्रमण रोकने के उपाय भी निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 है भीड़ भाड़ कम करके। पॉइंट नंबर 2 स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध कराकर। पॉइंट नंबर 3 अपने आसपास स्वच्छ रखकर। पॉइंट नंबर 4 खांसते व छींकते समय रुमाल का प्रयोग करके। एंड लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 टीका लगवाकर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि जितने क्वेश्चन मैंने बताया शायद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।